वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए जी फिर से कुछ बातें करते हैं आज। एक न्यूज़ में बनी हुई है बात, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। यानी फॉरेन से जो कंट्रीब्यूशन आती है, कंट्रीब्यूशन कैसा, मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन यानी पैसे की, उसको रेगुलेट कैसे किया जाए। इसको ऐसे समझे, भारत में बहुत सारी NGOs है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है जो गवर्नमेंटल होती है, जो सरकारी संस्थाएं होती है, लेकिन कुछ होती है NGOs जो सरकार नहीं चलाती लेकिन प्राइवेट बंदे चलाते हैं। तो फिर जो वो NGOs होती है वो सोशल वर्क कर सकती है। फॉर एग्जांपल कोई एजुकेशन के लिए NGO है तो वो एजुकेशन की फील्ड में काम करेगी। ठीक है, हेल्थ के रिगार्डिंग है तो हेल्थ की फील्ड में काम करेगी, गाँव में जाके गरीबों को दवाइयाँ देना, ठीक है, उनके लिए उनको शिक्षित करना कि कैसे वो सुविधाओं को फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ऐसी ऐसी NGOs होते हैं, अलग अलग फील्ड में काम करती है। अब क्या होता है, ये NGOs के पास विदेश से भी पैसा आता है तो उसको कहते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो उस कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करने के लिए एक कानून बनाया गया था जिसका नाम था FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अब ऐसे कानून की ज़रूरत क्यों पड़ी भाई, सोच के देखे। अगर कोई NGO है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, यानी वातावरण से, और सरकार कोई प्रोजेक्ट चला रही है, कोई फॉर एग्जांपल सरकार ने कोई सड़क बनाने का फैसला किया है हिमाचल प्रदेश में। अब अगर कोई NGO उसके खिलाफ खड़ी हो जाए कि इस सड़क के बनने से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलेगा, यहाँ के आसपास के लोगों को दिक्कत होएगी, तो कहीं ना कहीं वो प्रोजेक्ट रुक सकता है। देखिए, कहीं ना कहीं ये बात ठीक भी है NGO की, कि अगर आम जनता को नुकसान हो रहा हो या फिर वहाँ पे पोल्यूशन फैल रहा हो, लेकिन कभी कभार क्या होता है, ऐसी NGOs खड़ी कर दी जाती है बाहरली कंट्रीज़ के द्वारा। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक ऐसी NGO खड़ी कर देगा भारत में जिससे कि उस NGO को कौन फंड करेगा, बाहर से पाकिस्तान, और उसकी फंडिंग करते NGO से वो काम करवाएगा जो सरकार के खिलाफ हो। तो ऐसे ही अगर इन्वायरमेंट की एक NGO खड़ी कर दी जाए जो सरकार के हर एक प्रोजेक्ट में टांग अड़ाने लगे, तो ऐसे केस में ये रेगुलेट करना होता है कि उस NGO के पास पैसा कहाँ से आ रहा है। तो उसको रेगुलेट करने के लिए एक कानून है जिसको कहते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। सबसे पहले ये 1976 में आया था, 1976। लेकिन जैसे जैसे पता है आपको, समय बीतता जाता है तो चीज़ें बदलती जाती है, तो उसको अपग्रेड करना होता है। तो 2010 में इसको अपग्रेड किया गया, यानी पुराना जो FCRA था उसको ख़त्म कर दिया गया। 2010 में नया FCRA आया। फिर उसके बाद क्या होता है, 2020 में भी इसमें एक संशोधन हुआ है, अमेंडमेंट। अब बात समझिए, मेन आज के समय पर क्या मुद्दा है। अभी अभी एक मदर टेरेसा की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, अ, उसको वो मतलब एक NGO थी, उसको फंडिंग नहीं आ रही बाहर से। क्यों? क्योंकि सरकार ने उसका लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया। अब लाइसेंस क्यों रिन्यू नहीं करा, सरकार ने कहा, यानी होम मिनिस्ट्री। देखिए, भारत की जो सुरक्षा का सारा जिम्मेदारी है वो किसके पास है, आंतरिक सुरक्षा, सुरक्षा की, यानी देश के अंदर जो सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी किसके पास है, होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्टर कौन है, अमित शाह। तो होम मिनिस्ट्री ही देखती है कि अंदर कहीं देश में आतंकवादी गतिविधियां ना हो, या फिर कोई ऐसी कंट्रीब्यूशन बाहर से ना आ जाए किसी NGO को जो देश के खिलाफ यूज हो। तो कहीं ना कहीं होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि जिस हिसाब से इस मदर टेरेसा की इस ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग आई है, तो कहीं ना कुछ संदेह है यहाँ पर हमें, मतलब कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं है कि ये पैसा कहाँ पे खर्च कर रहे, कैसे खर्च होगा। तो इसलिए उस NGO का जो लाइसेंस है वो रिन्यू नहीं किया गया। तो ऐसी बहुत सारी NGOs है, लगभग भारत में 23,000 NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और उनमें से कुछ 6-7 हज़ार का रिन्यू किया गया है ये लाइसेंस। अब क्या हुआ था, ये अभी थोड़े दिन पहले अक्टूबर के महीने में सबके लाइसेंस लगभग रिन्यू कराने थे। क्या होता है, 5 साल के लिए लाइसेंस रिन्यू किया जाता है, यानी अगर अक्टूबर में एक्सपायर हो गया फिर से रिन्यू होगा और वो 5 साल चलेगा। तो अब कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके लाइसेंस कैंसिल हो चुके थे क्योंकि खत्म हो चुकी है उनकी डेडलाइन, तो उनको रिन्यू कराना पड़ता। लेकिन सरकार ने अभी हाल के टाइम में, होम मिनिस्ट्री ने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी NGOs जिनके लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया है, ये कहते हुए कि उनके पास क्लियरिटी नहीं है कि वो अपना खर्चा कहाँ पे कर रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है उसकी। अब देखिए, 2020 में एक और अमेंडमेंट हुई है FCRA में। मैंने आपको बताया ना, FCRA जो 2010 में लागू हुआ है, उसमें 2020 में एक अमेंडमेंट हुई है, एक संशोधन हुआ है। वो क्या कहता है कि भारत में जितनी भी NGOs हैं, वो जो अपना पैसा रिसीव कर देगी ना बाहर से, यानी विदेश से अगर उन्हें कोई पैसा भेज रहा है ना, तो वो एक ही ब्रांच में रिसीव कर सकते हैं, न्यू दिल्ली में SBI की एक पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर ही, वहाँ पर उस NGO का अकाउंट होना चाहिए और वहीं पर पैसा आएगा। तो अभी बहुत सारी NGOs ऐसी थी जो इस चीज़ को लागू नहीं कर पाई, यानी अपना अकाउंट उस SBI बैंक में नहीं खोल पाई। तो कहीं ना कहीं उन NGOs को भी रोका जा रहा है फंडिंग लेने से। ठीक है, तो ये सारी बात थी कि क्या FCRA क्या होता है, होम मिनिस्ट्री इसको हैंडल करता है, और फंडिंग क्यों देखी जाती है कि बाहर से कितना पैसा किसके पास आ रहा है। एक और बात बता दूं, भारत में अगर कोई MLA है, MP है, कोई गवर्नर है,
यानी कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज, तो इनको अलाउ नहीं होता कि वो बाहर से फॉरेन फंडिंग को एक्सेप्ट करे। तो इस बात को ध्यान रख लीजिए कि अगर कल को आप में से कोई एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय लग जाता है तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप बाहर से किसी विदेश से पैसा ले किसी व्यक्ति के द्वारा, यानी एक एक आप एनजीओ खोले और उस तरीके से आपके पास एक फंडिंग आए तो वो अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अलाउ नहीं होता कि वो फंड बाहर से रिसीव करे किसी और काम के लिए, ठीक है। बाकी आपका कोई रिलेटिव रह रहा है वो तो आपको पैसे भेज सकता है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि मुझे उसने पैसा भेजा है किसी काम के लिए, यहाँ पर इन्वायरमेंट के लिए ऊपर खर्च करने के लिए, तो कहीं ना कहीं उस पर रोकथाम लगाई जाएगी। तो ये थी पहली बात जो हमारी FCRA के बारे में थी। अब अगली बात चलते हैं चाइना के ऊपर। अब क्या होता है, चाइना से कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं भारत में, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स आते हैं। मैक्सिमम चाइना ही भारत में प्रोडक्ट भेजता है, हम बहुत कम प्रोडक्ट भेजते हैं चाइना में। तो क्या होता है, प्रोडक्ट्स जब किसी और देश से आते हैं भारत में तो वो यहाँ पर बेचता है। आपको पता है सबको चाइना के प्रोडक्ट बहुत सस्ते होते हैं। अब इससे क्या घाटा होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरी एक फैक्ट्री है और मैं क्या बेचता हूँ, मैं एक टी शर्ट बेचता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक जर्सी बनाता हूँ जो मैं सेल करता हूँ। अब मेरी जर्सी बनाने में लगभग मेरा 550 का खर्चा आ रहा है, मैं थोड़ा कमाना भी चाहूँगा, मैं 600 रुपये उसका दाम रख देता हूँ। लेकिन चाइना क्या करती है, उधर से बहुत सस्ता माल भेजती है। इसको कहते हैं डंपिंग। डंपिंग क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर चाइना की मार्केट में वो बिकना तो था कितने का, 600 रुपये का, लेकिन चाइना क्या करेगी जिससे कि उसका भारत में एक्सपोर्ट बढ़ जाए, जिससे उसका सामान ज़्यादा भारत में बिके, वो क्या करेगी उस प्रोडक्ट पे प्राइस रख देगी 400 रुपये वहाँ पर चाइना के अंदर। तो अगर वो वहाँ से सामान भेज रही है भारत में इस मोटिव से कि भारत की इंडस्ट्री को हिट हो, यानी यहाँ के जो मेरे जैसे लोग हैं जो ये 600 रुपये में बेचना चाह रहे हैं वो बेच ना पाए और चाइना का सामान ज़्यादा बिके, तो वो क्या करेंगे वहाँ से जब प्रोडक्ट को भेजेंगे तो उसके ऊपर प्राइस को कम कर देंगे, यानी जो उसका मिनिमम प्राइस था उससे भी कम कर देंगे। इसको कहते हैं डंपिंग। इस एक्टिविटी को कहते हैं डंपिंग, यानी उसने अपने प्रोडक्ट को डंप कर दिया जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बेच पाए भारत में। लेकिन देखिए इससे नुकसान क्या है, मेरे जैसे ट्रेडर्स का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मैं अपनी 600 रुपये की जर्सी नहीं बेच पाऊंगा, क्योंकि लोग क्या खरीदेंगे जो चाइना से आई है वो। तो सरकार कहीं ना कहीं फाइनेंस मिनिस्ट्री ये देखती है कि चाइना किन प्रोडक्ट्स के ऊपर ऐसा कर रहा है। तो रिसेंट में भारत सरकार ने देखा, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने देखा कि 5 ऐसे प्रोडक्ट थे सोलर एनर्जी से रिलेटेड, ऐसे प्रोडक्ट थे जिनको चाइना डंप करके भेज रहा था, यानी उनका प्राइस बहुत कम करके भेज रहा था, जिससे कि भारत के जो आम बेचने वाले सामान बेचने वाले हैं उनका सामान ना बिक पाए, ठीक है, सेल ना हो पाए। लाइक मी, जैसे हम एक ट्रेडर है और यहाँ पर कोई सामान बना रहे हैं लोकली, तो वो उसका प्राइस थोड़ा हाई रहेगा और वहाँ से जो आएगा वो उसका लो रहेगा प्राइस। तो भारत सरकार इसमें क्या करती है, एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगा देती है। यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री कहेगी एंटी डंपिंग ड्यूटी, यानी जैसे कि उसने 400 रुपये की वो जर्सी थी चाइना ने वहाँ से भेजी है जो, तो भारत सरकार क्या करेगी वहाँ पर जैसे ही वो जर्सी भारत में आएगी भारत सरकार उस पर 200 रुपये की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगी कि जानबूझ के चाइना ने इसके दाम कम करे थे अपनी मार्केट के हिसाब से, जिससे कि वो यहाँ ज़्यादा बेच सके इस चीज़ को। तो भारत सरकार यहाँ पर उसके प्राइस अपने आप टैक्स लगा के बढ़ा देगी, तो इसी को कहते हैं एंटी डंपिंग। तो ऐसे ऐसे 5 प्रोडक्ट्स के ऊपर भारत सरकार यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनकम टैक्स एंड कस्टम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, जो प्रोडक्ट्स के ऊपर लगते हैं, जो प्रोडक्ट की वैल्यू के अंदर इंक्लूड होता है टैक्स, उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो आपकी सैलरी के ऊपर लगता है, जो आपको बिल्कुल दिखता है कि सैलरी में इतने रुपये का टैक्स लगा है। लेकिन इनडायरेक्ट क्या है, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर ही होता है। तो ऐसे एक बोर्ड है भारत में, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर है, कौन सा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो इसने ही एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है किसके ऊपर, चाइना के ऊपर। तो ये थी हमारी सेकेंड न्यूज़। अभी क्या हुआ है रिसेंटली, थर्ड न्यूज़ क्या है, एक स्टेट हेल्थ इंडेक्स आया है। अब स्टेट हेल्थ इंडेक्स क्या है भाई, आज के समय पर कोरोना चल रहा है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हेल्थ कैसी है लोगों की, तो उसके हिसाब से एक रैंकिंग दी जाती है हर एक स्टेट को। तो रैंकिंग आई है, उसके हिसाब से सबसे जो बेस्ट परफॉर्म कर रही है भारत में वो कौन कर रहा है, केरला और तमिलनाडु। भारत के बिल्कुल साउथ में जो स्टेट्स लाई कर रही है, कौन सी, केरला और तमिलनाडु, वो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स है इन लार्ज स्टेट कैटेगरी। अब अगली बात, इसको रिलीज कौन करता है, स्टेट हेल्थ इंडेक्स को 2017 में इसको शुरू किया गया, और शुरू किसके द्वारा किया गया, नीति आयोग। अब नीति क्या है, NITI, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान बना दी गई जिसका नाम नीति आयोग रख दिया गया, और वही पॉलिसी बनाती है, प्लानिंग करती है। नीति आयोग से पहले होती थी प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन खत्म कर दी गई 2015 में, और 2015 के बाद आ गई नीति आयोग। तो नीति आयोग ही प्लान्स बनाती है भारत में कैसे पॉलिसी लागू करना है, तो उन्हीं में से एक ये इंडेक्स निकालती है, उसका नाम है स्टेट हेल्थ इंडेक्स। तो नीति आयोग
एग्जिस्टेंस में आई 2015 में, ठीक है। उसके बाद उसने 2017 के अंदर ये स्टेट हेल्थ इंडेक्स निकालना शुरू किया और अब चौथी बार यानी 2021 में ये स्टेट इंडेक्स आया, हेल्थ इंडेक्स, और इसमें केरला और तमिलनाडु ने टॉप किया जो साउथ मोस्ट स्टेट है, क्योंकि कहा जाता है वहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। लेकिन जब भगवान की लाठी पड़ती है तो फिर सब धरा का धरा रह जाता है। केसेस केरला में भी बढ़ते हैं, तमिलनाडु में भी बढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पर अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सही है तो फिर वहाँ पर अकोमोडेशन सही रहता है, यानी हॉस्पिटल में आपका एडमिशन कर लेंगे, एडमिशन क्या एडमिट कर लेंगे आपको और आपका इलाज करेंगे, ठीक है। तो अभी केरला और तमिलनाडु टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है। सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग है उत्तर प्रदेश, सबसे वर्स्ट में, फिर उसके बाद बिहार। तो ये वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में है। तो टॉप की 2 कौन सी होगी, केरला और तमिलनाडु, और वर्स्ट में कौन होगी, यूपी और बिहार, ठीक है। ये वर्स्ट स्टेट हेल्थ इंडेक्स में है और यही बातें थी। और यूनियन टेरिटरी के अंदर यानी देखा जाए केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग था चंडीगढ़। सो आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। अगली बात, जो स्टेट हेल्थ इंडेक्स है वो नीति आयोग निकालता है, लेकिन इसको सहायता लेनी पड़ती है। जैसे ये वर्ल्ड बैंक की सहायता रहता है, वर्ल्ड बैंक इसको फंडिंग करता है थोड़ी बहुत कि कैसे इंडेक्स निकाला जाता है। तो वर्ल्ड बैंक हेल्प करता है, प्लस जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, यानी जो स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, वो नीति आयोग के साथ मिलकर इस इंडेक्स को निकालता है, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें हेल्थ मिनिस्ट्री का काम होगा। तो यही 3 न्यूज़ थे जो हमने कवर करने की कोशिश की, FCRA और एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड स्टेट हेल्थ इंडेक्स। सो आई होप यू लाइक इट। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा, बस अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करो और मैं जल्दी से जल्दी नई वीडियो के साथ आता हूँ। थैंक यू।